पग पग पोखरी माछ मखान, सरस बोल मुस्की मुखपान। यानी हर कदम पर तालाब, मछली, मखान और मुस्कुराहट के संग मुंह में पान की उपस्थिति वाले मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिले के संग ये चीजें काफी पारंपरिक पहचान से जुड़ी हुई हैं। देखा जाए तो पूरे विश्व के मखाना उत्पादन का लगभग 85 से 90% खेती बिहार के इन्हीं जिलों में होती है। मखाना एक प्राकृतिक, शुद्ध एवं स्वस्थ आहार है। इसका प्रयोग मनुष्य के साथ इसके छिलके से बने उत्पाद मछली, मुर्गा और मवेशियों के भोजन के रूप में किया जाता है। मखाने के मूल्यवर्धित उत्पाद जैसे मखाना स्नैक्स, मखाना खीर मिक्स, मखाना फ्लैक्स भी बाजारों में काफी प्रचलित हो रहा है। मखाना की खेती की बात करें तो इसमें कई कठिनाइयां भी हैं, जैसे अवैज्ञानिक उत्पादन का तरीका, फसल प्रसंस्करण के पुराने मुश्किल तरीके, कीट एवं रोग का नियंत्रण न होना और मखाना उत्पादन के तकनीकी ज्ञान का प्रचार प्रसार न होना, जिस कारण उत्पादन में काफी कमी भी देखी गई है। इसके अलावा अगर बिहार में खाली अनुपयुक्त जल जमाव वाले क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ लगभग 9.5 लाख हेक्टेयर ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा। इन क्षेत्रों में मखाना और मखाना सह मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निरंतर शोध कार्य में लगे हुए हैं। साथ ही साथ उनके शोध से यह भी पता चला है कि किसान मखाना के साथ मछली भी पालन कर सकते हैं। इसके लिए पूरे तालाब क्षेत्रफल का 10% भाग जहां तालाब की गहराई अधिक हो, वहां बांस के खूंटे की सहायता से एक ऐसा क्षेत्र तैयार करते हैं जिसमें मखाना का पौधा नहीं लगाया जाता है और न ही मखाना में पत्तियों को उस खाली जगह में जाने दिया जाता है। इस खाली जगह को वैज्ञानिक भाषा में रिफ्यूज एरिया कहा जाता है। मछलियां पूरे तालाब में घूमकर इस खाली क्षेत्र में आरामगाह के रूप में उपयोग करती हैं। मखाना सह मछली पालन के लिए तालाब में रेहू, कतला, मृगल मछलियों की 3 इंच की 4800 से 5200 अंगुलिकाओं को प्रति हेक्टेयर की दर से मार्च-अप्रैल महीने में क्रमशः 40, 30 और 30 के अनुपात में डाल सकते हैं। अब जानते हैं कि मखाना की खेती की शुरुआत कहां से करें। सबसे पहले मखाने की खेती में प्रयोग होने वाले उपकरण से रूबरू कराते हैं। मखाने की खेती में बांस, लकड़ी और अन्य वस्तुओं के बने उपकरणों का प्रयोग होता है। गांज, यह भी बांस के कमानियों से बना हुआ उपकरण है जिसकी लंबाई लगभग 50 सेंटीमीटर और परिधि 35 सेंटीमीटर होती है। इसका उपयोग गुर्री को तालाब में जमा यह एक बांस का खंभा है जिसका प्रयोग जलाशय के बीजों को जमा करने के लिए छोटे छोटे खंडों में बांटने के लिए करते हैं। खैंची, यह भी बांस का बना हुआ छोटा उपकरण है जो दिखने में औका की तरह ही है लेकिन आकार में छोटा होता है। इसका उपयोग लावे के भंडारण के पहले लावे को चमकाने के लिए किया जाता है। चलनी, तरह तरह के छिद्रों वाली चलनियां जिसका व्यास लगभग आधे से 1.25 सेंटीमीटर होता है, जिसका उपयोग गुर्री और लावे को अलग अलग करने में किया जाता है। अफरा एवं थापी, यह लकड़ी की बनी होती है और अफरा चौरस और गोलाकार आकृति का होता है जिस पर रखकर गर्म बीजों को फोड़ा जाता है और थापी को बीजों को फोड़ने के लिए हथौड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब आगे बात करते हैं खेती के लिए उपयुक्त जलवायु और जल क्षेत्र की। मखाने की खेती स्थिर जल वाले क्षेत्रों में की जाती है जिसका औसतन गहराई खेत पद्धति के लिए कम से कम 1 फीट और तालाब पद्धति के लिए 1 से 1.5 मीटर उपयुक्त माना गया है।
मखाना की अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए केवाल या काली मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। अक्सर देखा गया है कि पारंपरिक रूप से मखाना की खेती जलाशयों में ही की जाती है, जहां वर्ष भर पानी जमा रहता है। लेकिन किसान भाई, आप ऐसे निचले जमीन का प्रयोग भी कर सकते हैं जहां पानी की गहराई 1 से 2 फीट और जल आपूर्ति सुनिश्चित हो। इस पद्धति से मखाने की खेती के बाद आप पानी फल या सिंघाड़ा, धान की खड़ी फसल में नवंबर के महीने में तीसी, मसूर, केराव, दाल वाली मटर, चना, बकला और खेसारी जैसे यूटेरा फसलों की खेती कर आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी कर सकते हैं। साथ ही निचली खेतों में मखाना की खेती करने से खरपतवार, रोग और कीटों पर भी नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। जलाशयों के चुनाव के बाद बारी आती है तालाब की सफाई की। मखानों के बीज बुआई से पहले तालाबों से जलकुंभी या अन्य जलीय घास को अक्टूबर-नवंबर माह के अंत तक निकाल देना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर खरपतवार के कारण मखाना की वृद्धि में रुकावट पैदा होती है, जिससे मखाने के उत्पादन में कमी आएगी। खरपतवार नियंत्रण के लिए रोपाई के लगभग 45 दिनों के बाद पत्तियों द्वारा पानी की ऊपरी सतह ढकने तक निराई करें। मखाने की किस्मों की बात करें तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित उन्नतशील प्रभेद हैं सबौर मखाना 1। इसके बीज की ऊपरी सतह चिकना, चमकदार, हल्के काले और गहरे भूरे रंग का होता है। साथ ही इसके छिलके की मोटाई सबसे कम यानी 0.29 मिलीमीटर होती है। अगर उत्पादन की बात करें तो एक पौधा से लगभग 20 से 27 फल की प्राप्ति होती है और प्रति हेक्टेयर 32 से 35 क्विंटल गुर्री प्राप्त होता है। इस प्रभेद की सबसे खास बात यह है कि इसके 100 किलो बीज से 55 से 60 किलोग्राम मखाना आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा द्वारा विकसित प्रभेद है स्वर्ण वैदेही। इसे भी आप लगा सकते हैं। अब बात फसल की बुआई की। मखाने की बीज की बुआई सामान्यतः दिसंबर से जनवरी तक की जाती है। किसान भाई, आप मखाने की बुआई और रोपाई दोनों तरीकों को अपना सकते हैं, लेकिन यह परिस्थिति पर निर्भर करता है। जैसे पुराने जलाशयों जहां मखाने की खेती होती आ रही है, उसमें बुआई ज्यादा फायदेमंद है और नए जलाशय में रोपनी लाभप्रद पाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि मखाने का बीज काला और गोल होता है, जिसका औसतन आकार 0.8 से 1.3 सेंटीमीटर और वजन 0.8 से 1.2 ग्राम होता है, जिसे आप गुर्री के नाम से जानते हैं। बीज दर की बात करें तो रोपाई विधि में 22 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और सीधी बुआई में 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। बीज में बेहतर अंकुरण के लिए उसे 1 सप्ताह तक भीगे जूट के बोरे में छायादार जमीन पर रखा जाता है और बीच बीच में पानी का छिड़काव भी किया जाता है। बुआई से पहले बीज को उपचारित कर ही लगाएं। बीजोपचार करने के लिए 5 ग्राम इमिडाक्लोप्रिड 70 WS या थायोमेथोक्सैम 70 WS का प्रति किलोग्राम बीज में प्रयोग करें। मखाने की बीज बुआई नए तालाबों में पूरी तरह से की जाती है, क्योंकि बीज की अंकुरण क्षमता 50 से 60% तक ही रहता है। अगर पौधों की संख्या एक जगह पर ज्यादा हो जाए तो उस जगह से पौधे निकालकर खाली जगहों पर प्रत्यारोपित कर सकते हैं। मखाने के पौधों की रोपाई की बात करें तो इसकी 2 विधियां हैं। पहला, मखाने की थालायुक्त पौधे से निकालकर रोपाई, और दूसरी विधि में मखाने के पौधे जिसे तालाब से निकालकर जिसके जड़ में मिट्टी नहीं रहती है रोपाई करते हैं।
मखाने की रोपाई के समय पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी लगभग 1 से 1.25 मीटर तक रखी जाती है। पौधरोपण का कार्य सामान्यतः मार्च तक पूरा कर लिया जाता है ताकि फसल से अधिक पैदावार मिल सके। किसान भाइयों, मखाने में भी उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। रासायनिक उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन 75 अनुपात, फास्फोरस 45 अनुपात और पोटाश 30 और चूना 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आधा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और चूने की पूरी मात्रा खेत की आखिरी तैयारी के समय और शेष आधी नाइट्रोजन की मात्रा को 4 से 5 बराबर भाग में बांटकर घोल बना लें और उसे रोपाई के 20 से 25 दिनों के बाद प्रत्येक 15 दिनों के अंतराल पर मखाना के पत्तियों पर छिड़काव करें। मखाने के बीज बुआई के बाद पानी की सतह पर इसके नए पत्ते जनवरी-फरवरी में निकलने लगते हैं। इसके 15 दिनों बाद घुमावदार पत्ते आते हैं जो बाद में गोलाकार हो जाते हैं। पत्तियों पर नुकीले कांटे निकल आते हैं। अप्रैल मई तक पूरा जलाशय पत्तों से ढक जाता है। एक पत्ते का सामान्यतः औसतन व्यास 140 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। मखाने की जड़ रेशेदार और तलहट्टी के गाद में काफी गहराई तक जाते हैं। अप्रैल माह में पौधों में फूल आना प्रारंभ हो जाता है। साधारणतः फूल बैंगनी नीला रंग लिए आकर्षक दिखता है और मुख्यतः मई के प्रथम सप्ताह में अत्यधिक संख्या में आने लगता है और मई के मध्य से फूलों में फल लगना भी शुरू हो जाता है। मखाना के फल स्पॉन्जी, कटीला और इसके बीज कक्ष की संख्या 8 से 13 होती है। बीज की बात करें तो औसतन प्रति फल में 70 से 110 बीज होते हैं। प्रति पौधा औसतन 450 से 700 ग्राम बीज का उत्पादन होता है। जुलाई के बीच में मखाने का फल पानी के अंदर ही फटने लगता है और बीज के ऊपर गुलाबी रंग का एक आवरण होता है, जिस कारण बीज बाहर होकर पानी के ऊपर 1-2 दिन तैरता है और जब गुलाबी रंग का बीज का आवरण सफेद होकर गल जाता है तब बीज तलहट्टी पर बैठ जाता है और सामान्यतः अगस्त-सितंबर माह से पौधे से पत्तों का गलना अपने चरम पर होता है। इसके बाद फसल प्राप्त करने के लिए पौधे को उखाड़ दिए जाते हैं और डंडे से पीटकर पत्तों को नष्ट कर दिया जाता है और तेज धार वाले हथियार से पत्तों को काटा जाता है, जिससे यह गलकर अपनी तलहट्टी पर अगली फसल के लिए उर्वरक का कार्य करता है। इसलिए इन जल क्षेत्रों में अलग अलग उर्वरक की आवश्यकता कम पड़ती है। इस प्रकार जल क्षेत्रों की उर्वरता का प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण होता रहता है। किसान भाइयों, अगर फसल सुरक्षा की बात करें तो इसमें भी कई प्रकार के कीट और व्याधियों का प्रकोप देखा गया है, जिसके कारण इसके उत्पादन में काफी कमी हो जाती है और आपको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। मखाने के फसल में क्षति पहुंचाने वाले प्रमुख कीट इस प्रकार हैं। एफिड, यह कीट पौधशाला में ही जनवरी से फरवरी तक मखाने के मुलायम पत्तों से रस चूसते रहते हैं। पत्र लपेटक, यह कीट मखाने के पत्तों को कुतरकर अपने ऊपर एक खोलनुमा आवरण चढ़ा लेता है। इसका प्रकोप मार्च से मई तक देखा गया है। जड़ छेदक, इस कीट का लार्वा मखाने की जड़ को नष्ट कर देता है। पत्र चूसक कीट, यह कीट मखाने के कोमल तनों और जड़ों का रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। अब बात मखाने में लगने वाले बीमारियों के बारे में। मखाने की फसल में कई प्रकार की बीमारियों का प्रकोप भी देखा गया है, जिसमें से प्रमुख इस प्रकार हैं। लीफ ब्लाइट, यह सबसे अधिक लगने वाली बीमारी है। इस बीमारी के प्रकोप से पत्तों पर काले भूरे रंग का गोलाकार धब्बा बन जाता है
और धीरे धीरे यह पूरे पत्तों में फैल जाता है, जिससे पत्ता झुलसा हुआ दिखाई देता है। इसके नियंत्रण के लिए प्राकृतिक, जैविक और मानवीय तरीकों से प्रबंधन विधि का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इन सभी कीटों और रोगों से बचाव के लिए मखाना पौध की रोपाई के 40 दिन के बाद 5% नीम तेल का घोल 25 दिनों के अंतराल पर छिड़क सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं मखाना की बोहराई की। दरअसल जल क्षेत्रों के नीचे से मखाना के बीजों को निकालने की प्रक्रिया को बोहराई कहते हैं। इस कार्य को सामान्यतः अगस्त-सितंबर में किया जाता है। प्रति हेक्टेयर जल क्षेत्र से बीज निकालने के लिए 10 से 15 व्यक्तियों को 10 से 15 दिन का समय लगता है। इस कार्य में दक्ष किसान बार बार गोता लगाकर तलहट्टी को हाथों से बुहारते हुए बीज को जगह जगह पर जमा करते हैं और बांस की तिल्लियों से बना विशेष उपकरण, जिसे स्थानीय भाषा में गांज कहते हैं, उसके मदद से तलहट्टी से निकालकर पानी में बार बार झकझोरते हैं। फिर बीज को बाहर निकालकर पैरों से बीज की सफाई करते हैं, जिससे बीज के ऊपर का आवरण निकल जाता है। मखाना के बीज को अच्छी तरह से सफाई करने के बाद बोरों में भरकर प्रसंस्करण के लिए लाया जाता है। जहां तक मखाने की प्रसंस्करण की बात है, तो यह बहुत ही कठिन कार्य है। यह अभी तक परंपरागत पद्धति से ही किया जाता है, जिसके अंतर्गत मखाना के बीज यानी गुर्री को धूप में सुखाना, श्रेणीकरण करना, बीजों को ऊष्मीकरण, भूनना और लावा बनाना। इसमें लावा की सफाई, वर्गीकरण और पैकिंग महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मखाने का लावा उसके गुर्री से अलग अलग प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। सामान्य गुर्रियों को 7 विभिन्न आकार के चलनियों से ग्रेडिंग कर अलग टोकरियों में रखा जाता है। इन गुर्रियों को चटाई पर फैलाकर सुखाया जाता है, जिससे इसका रंग काले से कत्थई रंग में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद गुर्रियों को उसी दिन कड़ाही में बगैर बालू के प्रयोग से भूना जाता है और सावधानी यह रखी जाती है कि बीज का छिलका न फटे। भुनाई के बाद गुर्रियों को पुनः टोकरियों में भरकर ठंडे छायादार जमीन पर कुछ दिनों के लिए रखा जाता है, जिससे गुर्रियों के कड़े छिलके अंदर के बीज का लावा ढीला पड़ जाता है, जिसके कारण लावा तैयार करने में आसानी होती है। फिर गुर्री को कड़ाही में थोड़ी थोड़ी मात्रा में भुना जाता है। यहाँ पर आपको बता दें कि बीज को भूनने के लिए 4 मिट्टी की और 1 लोहे की कड़ाही की आवश्यकता पड़ती है। भूनने के क्रम में लोहे की कड़ाही से फट-फट की आवाज आने के बाद गुर्री को कड़ाही से निकाल लकड़ी के पीठे पर रखकर लकड़ी से बने थापी से मारकर फोड़ा जाता है, जिससे छिलका टूटकर अलग हो जाता है और काफी गर्म रहने के कारण बीज लावा के रूप में फूटकर बाहर छिटक जाता है। इस प्रकार मखाना तैयार किया जाता है। चलिए चलते चलते मखाने की खेती में लगने वाले खर्च और आमदनी का ब्यौरा भी हम आपको देते हैं। दरअसल मखाने की खेती में आपको प्रति हेक्टेयर लगभग 60,000 से 65,000 रुपये की लागत आती है और मुनाफे की बात करें तो मखाना के बीज यानी गुर्री को विक्रय करने से शुद्ध लाभ 1,60,000 रुपये से
1,70,000 प्रति हेक्टेयर एवं आय और लागत अनुपात 7:3:1 प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर आप मखाने के साथ मछली पालन भी करते हैं तो उससे होने वाले लाभ भी अलग से मिलते हैं। बिहार एवं भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बेकार पड़े जल जमाव वाले क्षेत्रों की समग्र उचित विकास एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए मखाना उत्पादन एक बेहतर विकल्प है।